नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं बच्चा पार्टी। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। पहला नंबर सवाल कह रहा है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। रवा मतलब क्या होता है? क्रिस्टल। आपसे पूछा गया है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो बच्चा पार्टी आपको पता होगा, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये दोनों क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल है, यानी कि कोवेलेंट क्रिस्टल है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है बच्चा पार्टी। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो बेरवादार ठोस यानी कि एमरफस सॉलिड पूछा गया है, जिसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो देखो, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये हमारा क्या है? क्रिस्टल है। नमक भी क्रिस्टल है, लेकिन ये रबर जो है ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये रबर क्या है? एमोर्फस सॉलिड है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, लगा दो क्या कह रहा है। देखो, आपके सामने प्रश्न है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो होता है एब्सेंटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग 3 का सी लगा रहे हो तो आप लोग का भी सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको हर हाल में बच्चा पार्टी याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए फोर्थ नंबर सवाल कर, क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के? अरे भाई, कितना बार हमने बता चुका है। एक हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है, धात्विक क्रिस्टल होता है, आणविक क्रिस्टल होता है और सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। कितना होता है? 4 होता है। सही जवाब क्या होगा? 4 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। सभी बच्चे याद रखिएगा, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल, फिफ्थ नंबर सवाल कह रहा है, क्या घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। देखो बच्चा पार्टी, हमने बताया है कि अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो 7 लगाना, और अगर सिर्फ ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 14 लगाना। लेकिन यहाँ पूछा गया घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, इसलिए आप लोग 3 लगाओगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया गया प्रश्न है, इसलिए अच्छे से क्लास को देखना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना है बच्चा पार्टी। ओके, और चलो क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देना। जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। और डेली क्लास का टाइम जो हमारा है बच्चा पार्टी, वो शाम के 7 बजे होता है और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। इसको ज्वाइन करो, एकदम मजा आ जाएगा। देखो 6 नंबर सवाल कर रहा है, क्या आपके सामने है, बताओ समपराशरी विलयन डॉट 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 के बराबर होता है। किसके बराबर होते हैं? तो ये मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं बच्चा पार्टी? मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। इसीलिए 6 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलो 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताओ आप लोग। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है ये सॉल में पाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों, इसलिए 7 का अगर आप लोग सी लगाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 8 नंबर सवाल है, CaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। CaCl कहने का अर्थ हमारा ये होता है सीजियम क्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड की अगर बात हो तो वो हमारा BCC होता है। और बच्चा पार्टी एक और आता है कि NaCl
क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, इसका आप लोग एफसीसी को लगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो दो प्रश्न यहां से आता है कि CsCl की संरचना कैसी होती है तो BCC लगाना, और अगर पूछे NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है तो अब आप लोग एफसीसी को लगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा, वो हमारा मोललता है, जिसे हम लोग मोल पर केजी के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोल पर केजी के द्वारा मोललता को व्यक्त करते हैं, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 10 नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है पूछा गया आप लोगों से बच्चा पार्टी। बहुत ही आसान है, हमने बताया है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और हमने इसके लिए 4 एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देख लो यहाँ पे परासरणी दाब दिया गया है, तो हम लगाएंगे कि सर 10 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो लगा लो बच्चा पार्टी। चलो 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के, किसके बच्चा पार्टी, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। 11 का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। आप लोग को भी पता होगा विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो हमारा ग्रेफाइट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट होता है। 12 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि सर आयनीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखो आयनीकरण आर्हेनियस ने दिया था, बस इतना याद रख लो, आयनीकरण और आर्हेनियस। देखो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से बस इतना करो ना भाई, आ से आयनीकरण और आ से आर्हेनियस साहब, बस इतना को याद रख लो, आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। वैसे तो इन सारे प्रश्नों को याद करना बहुत ही जरूरी है बच्चा पार्टी, इसलिए जरूर याद करोगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर याद करोगे। देखो 14 नंबर सवाल कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। फैराडे का प्रथम नियम होता है बच्चा पार्टी M बराबर ZCT होता है, और ZCT के जगह यहाँ ECT भी दिया गया तो चलेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, और इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, लगाओ 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करती है, बताओ 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है 31.75 ग्राम तांबा को। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलना, जिससे कि आपको ये सारा प्रश्न क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने प्रश्न बताओ। 16 नंबर सवाल कर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। निर्भर जो करेगा वो टेम्परेचर पर करता है। किस पर करता है बच्चों, टेम्परेचर पर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल हमारे सामने 17 नंबर सवाल है, बताओ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है, बताओ। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो वो होता है लोहे का माइन पाउडर। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखना बच्चों। चलो 18 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 18 नंबर सवाल कर रहा है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बताओ जल्दी जल्दी से 18 का सही जवाब। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है वो एक्टिव वेट पर निर्भर करता है बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल आपके सामने है। 19 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। बच्चा पार्टी ये तो हमने कई बार बता चुका है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछे तो सेकंड इनवर्स लगाना। क्या होता है बच्चा पार्टी, टाइम इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स, समय इनवर्स, यही होता है। और अगर आपसे पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए
पूछे बच्चा पार्टी, यहाँ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो लिख देना सर मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। और अगर पूछे द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए, यानी कि आप लिख लो अगर सेकंड ये इसके लिए पूछे, ये किस इसके लिए क्या होता है बच्चा पार्टी, ये हमारा होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है, ये द्वितीय कोटि के लिए होता है, ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए होता है, और ये क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तीनों को याद रख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए पूछे तो ये लगाना, अगर जीरो के लिए पूछे ये लगाना, और फर्स्ट के लिए ये पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 20 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक, देखो एक हमारा द्रव स्नेही होता है, दूसरा द्रव विरागी होता है। द्रव से स्नेह करने वाला लायोफिलिक होता है, और द्रव विरागी जो होता है वो लायोफोबिक होता है। और यहाँ पूछा गया लायोफिलिक, इसीलिए हम लगाएंगे गम। कौन सा, वो गम नहीं है, जिंदगी का गम नहीं है, ये गम मतलब गोंद होता है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग बी को लगा रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल सही आंसर है। चलो 21 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलना, बस यही हम कहते हैं आप लोगों को। चलो 21 नंबर सवाल कर रहा है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है। टाइलिन नामक एंजाइम का जो स्रोत होता है बच्चा पार्टी, वो जीव की लार है। क्या है बच्चों, जीव की लार हो जाएगा। 21 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल कर रहा है क्या, 22 नंबर सवाल है, दूध एक उदाहरण है किसका। दूध जो उदाहरण होता है वो इमल्सन का उदाहरण। तो कभी कभी पायस को ऐसे, इमल्सन को जो है हिंदी में भी ऐसे करके लिख देता है बच्चा पार्टी, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे लिख देता है इमल्सन, तो ध्यान में रखना है, इमल्सन को ही क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। सही जवाब डी हो जाएगा। देखो इंग्लिश में यहाँ इमल्सन दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 23 नंबर सवाल है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। किसके द्वारा बच्चों, इमल्सीकरण के द्वारा। हमारे साथ गुनगुनाते चलो भाई, जितना भी मैं बोल रहा हूं इसको आप लोग भी बोलते चलो, जिससे कि आपको याद भी होते चलेगा। भाई बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास में ही प्रश्नों को याद करते चलना है। ओके चलो 24 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 24 नंबर सवाल कर क्या, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी, 22.4 लीटर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में वही पाया जाता सोना। कौन ऑप्शन में दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सोना दिया रहता है, वैसे कई बार ये आया हुआ प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वो हमारा सोना हो जाता है, इसको याद रखोगे बच्चों। चलो 26 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। देखो कितना, यहां से प्रश्न दो आता है, पहले पूछता है कि लोहे का कौन सा अयस्क है, तो हम लगा देते हैं सब, ये हेमेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया लोहे का मुख्य ऑक्साइड कौन सा होता है, तो हेमेटाइट होता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 का जो सही जवाब होगा वो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सत्य है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सत्य है, सही है, बताना है आप लोगों को। तो क्या लगाओगे आप लोग, तो सभी इसके क्या होते हैं, खनिज होते हैं, और यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चा पार्टी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है, कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। देखो इतना आसान सा प्रश्न पूछा गया। अब कॉपर पायराइट है, पहले तो आपको पता होगा बच्चा पार्टी, कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CuFeS2 होता है। ये किसका है, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। केमिकल अगर फॉर्मूला पूछे कॉपर पायराइट का तो क्या लगाओगे, CuFeS2 याद रहेगा। और एक और भी आता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है, ओलियम का पूछे तो H2S2 और O7 होता है। ये किसका है, ओलियम का है बच्चा पार्टी, इसको भी याद रखिएगा। और कॉपर पायराइट किसका है, इसका होगा कॉपर का ही तो होगा। सही जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 29
39 नंबर सवाल कर रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। चलो 30 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 30 नंबर सवाल है ओलियम का सूत्र क्या होता है? बच्चा पार्टी हमने बताया था ये ओलियम का जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा H2SO7। ओके चलो 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने है। 31 नंबर सवाल है उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस जो है ये अपर रूप है। क्या है बच्चा पार्टी? अपर रूप होगा, सही जवाब ए हो जाएगा 31 का। चलो 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है, बताओ नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नाइट्रिक अम्ल पूछे, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता होगा कि सर HNO3 होता है, ये सबको पता है HNO3 होता है। और नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है ये ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है और संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया जाता है, यानी कि H2SO4 को तैयार किया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, यानी कि NH3 का निर्माण होता है बच्चा पार्टी। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये बायोलॉजी वाला प्रोसेस है जिसमें कि हरे पौधे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है और ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। इतना याद रहेगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सब। चलो 33 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 33 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो एकल परमाणविक है? कई बार आया हुआ प्रश्न है कि सर हीलियम हो जाएगा, एकल परमाणविक कौन सा है? हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल कह रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलो अगला नंबर सवाल 35 नंबर सवाल कर रहा है XeF4 का आकार क्या होता है? बताओ XeF4 यानी कि जेनोन टेट्राफ्लोराइड का जो आकृति होता है, आकार होता है, वो क्या होता है बताना है आप लोगों को। क्या होता है बच्चों? लगा दो 35 नंबर सवाल का जवाब, तो वो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय होता है। चलो 36 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 36 नंबर सवाल है निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? कौन सा होता है बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बच्चा पार्टी? कौन सा होता है? वो हमारा क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होता है, सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो 37 नंबर सवाल है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? क्रोमियम की जो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +6। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल 38 नंबर सवाल है, बताओ निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? बताओ बच्चों निम्नलिखित में कौन सा है जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होता है? वो हमारा मैग्नीशियम होता है। क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हो जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दिया गया इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 39 नंबर सवाल है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताओ समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया गया है वो वर्नर साहब के द्वारा दिया गया बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 39 का, याद रखोगे आप लोग। चलो 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 40 नंबर सवाल है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक पर रे भाई, देखो कार्बनिक यौगिक यानी कि जिसका शादी हो रहा है उसमें अगर दूल्हा जी ना हो तो शादी हो पाएगा। उसी प्रकार से हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कार्बन का होना बहुत ही जरूरी होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 41 नंबर सवाल है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? उष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा ग्रेफाइट ही होता है। चलो अगला नंबर सवाल 42 नंबर सवाल है, बताओ 42 नंबर सवाल है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है क्या? विटामिन B12 में जो उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो कोबाल्ट रहता है। क्या होता है बच्चों? कोबाल्ट हो जाता है, सही जवाब ए होगा। चलो 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है इथेन में कार्बन का संकरण कितना होता है? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी क्या होगा? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज इन इथेन इज कौन सा होगा? इथेन में कार्बन का संकरण है sp3। क्या होता है बच्चा पार्टी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो हमारा क्या होता है? 1.54 एंगस्ट्रम। क्या होता है बच्चों? 1.54 एंगस्ट्रम, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो
45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 45 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? वो हमारा होता है संक्रमण अवस्था का, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट का। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा 45 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलो अगला नंबर सवाल है 46 नंबर सवाल बताएंगे। 46 नंबर सवाल है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। देखो एल्कोहल के लिए पूछा गया है, एल्कोहल के लिए हमारा OH होता है, क्या होता है? R होता है और OH होता है। R क्या होता है बच्चा पार्ट? ये हमारा क्या होता है? एल्काइल ग्रुप है। क्या है? इसको याद रखिएगा, R क्या होता है? ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। और कौन सा होगा? OH जो है ये हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, सही जवाब ये हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये COOH किसका है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये CHO क्या है? एल्डिहाइड है। और ये CO क्या है? ये कीटोन है। ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल आपके सामने है। 47 नंबर सवाल है, ग्लिसरील ग्लिसरॉल क्या होता है? भाई ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है बताओ? ग्लिसरॉल हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अगर इस पे फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है? ये हमारा होता है CH2OH होता है। उसके बाद क्या होता है? CHOH होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? CH2OH होता है। यही हमारा क्या है? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल का रहा क्या? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है बच्चा पार्टी? एल्डिहाइड मिलता है। और अभी हमने बताया एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? CHO होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो 49 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 49 नंबर सवाल है, मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथेनॉल का सूत्र पूछा गया CH3OH हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग छोड़ के आओगे बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल आपके सामने है। 50 नंबर सवाल है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है बच्चों? वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिससे कि हमारा क्या बनता है? COOH का निर्माण होता है। और देख सकते हो एसिड मतलब एक अम्ल प्राप्त होता है, सही जवाब डी होगा। चलो अगला नंबर सवाल 51 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 51 नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का देखो जी, ये सब भी सवाल आने वाला है। क्या देखो इतना आसान सा पूछ दिया गया है। बेंजीन का क्या होगा? C6H6 होता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, सही जवाब सी हो जाएगा। या फिर स्ट्रक्चर पूछे तो ऐसे करके हम बना देंगे तो हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। ये क्या है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल है आपके सामने, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसका नाम है एडिपिक एसिड। क्या है बच्चा पार्टी? एडिपिक अम्ल होता है, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 53 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप दृढ़ प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है? बताओ 53 नंबर सवाल का जवाब तो वो हमारा बेकेलाइट होता है। क्या होता है बच्चों? बेकेलाइट होता है, सही जवाब सी होगा। चलिए अगला नंबर सवाल 54 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका? पॉलीथीन एक बहुलक होता है इथीन का। किसका है बच्चों? इथीन का होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका? प्राकृतिक रबर एक बहुलक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है आइसोप्रीन का, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे इसको याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 56 नंबर सवाल है, बताओ 56 नंबर सवाल है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलेगा बच्चा पार्टी लगाओ? वो हमें मिलता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, सही जवाब ऑप्शन सी होगा हमारा। चलिए 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है उसका कौन सा नाम है? बताओ कौन सा विटामिन है जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, उसका नाम क्या है बच्चा पार्टी? लगा दो क्या होगा? वो हमारा विटामिन के होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? विटामिन के हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला नंबर सवाल 58 नंबर सवाल है, बताओ निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है
सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज हो जाएगा। सही जवाब डी होगा। चलिए 59 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 59 नंबर सवाल है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? विटामिन, जैसे विटामिन ए है जिसका केमिकल नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी के कारण हमारा रतुंधी वाला रोग होता है। उसी प्रकार से हमें पूछा गया विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है कौन सा होता है। बताओ बच्चा पार्टी। 59 नंबर सवाल का जवाब वो हमारा होता है जनन क्षमता में कमी। क्या होता है बच्चा पार्टी? जनन क्षमता में कमी होता है। इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 60 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 60 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? देखो बच्चा पार्टी, विटामिन जो होता है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। और विटामिन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारा होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। और हमसे पूछा गया जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो हम बता देंगे कि सर बी कॉम्प्लेक्स सी। क्या होता है? बी पूरा। और क्या होता है? बी और सी क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहा है बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है यह हमारा जल में घुलनशील होता है। और बच्चा पार्टी अगर भूल से भी पूछे कि वसा में घुलनशील कौन है, तो यहाँ लिख दे रहा हूं। अगर आपसे पूछे वसा में घुलनशील, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बच्चा पार्टी? वसा में घुलनशील अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या लगाओगे? वो हमारा होता है विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? बी और सी लगाएंगे। बिल्कुल सही आंसर। देखो जल में पूछा गया है तो बी और सी हमने यहाँ लिखा भी है, तो सही जवाब क्या होगा? सी होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल 61 नंबर सवाल आपके सामने है। एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है प्रोटीन होता है। क्या है? एंजाइम हमारा प्रोटीन है। सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है। बताओ 62 नंबर सवाल है कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? कौन सा है जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? बच्चा पार्टी लगाओ 62 नंबर सवाल का जवाब। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए 63 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल आपके सामने है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। बताओ मनुष्य की लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो आपने बताया था कि सर टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो सही जवाब हमारा सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 64 नंबर सवाल कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम है जो मीठा भी करता है? निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम है जो मीठा भी करता है? तो सैकरीन भी है, स्पार्टिम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है। इनमें से सभी हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए 65 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 65 नंबर सवाल है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो क्या कहलाता है? शरीर के ताप को कम करने वाला अगर ज्वर को कम कर रहा है तो ज्वरनाशी कहलाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है एंटीपायरेटिक। ओके, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो 66 नंबर सवाल आपके सामने है। बताना है 66 नंबर सवाल है डेटोल का उपयोग है। डेटोल का कौन सा उपयोग है? बताओ ना बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? बता दो जल्दी जल्दी से 66 नंबर सवाल का जवाब। तो वो हमारा होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है। बताओ बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना पूछे आप लोगों से तो क्या लगाओगे इसका राइट आंसर? बताओ। तो बुझा हुआ चूना जो होता है वो हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये क्या होता है? ये बुझा हुआ चूना है। लेकिन अगर पूछे बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है तो वो हमारा CaO होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल का रहा क्या? 68 नंबर सवाल है वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? बच्चों लगा दो, वे हमारे कहलाते हैं प्रति अम्ल। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 69 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 69 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से निम्नलिखित में कौन सा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, आपसे पूछा गया है। क्या लगाओगे? वो हमारा पेनिसिलिन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 है। 70 का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा। अगर आपको याद हो तो ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको
कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करना। और हाँ, मेन बात जो है इस बताना कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, इसको जरूर कमेंट करके बताओगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी, आप अपना ध्यान रखिएगा।